मेरा नाम मीता है। मेरे पापा इंस्पेक्टर के पोस्ट में जॉब करते थे। उनकी ट्रांसफ़र वाली जॉब थी क्योंकि वो पुलिस में एक बड़े पोस्ट में थे। उनकी ट्रांसफ़र हाल ही में आसनसोल में हुई थी। वहाँ मम्मी ने एक काम करने वाली बाई से बात की थी हमारे घर में काम करने के लिए। देखते ही देखते वो काम करने वाली बाई, जिनका नाम सरिता था, वो हम लोगों से घुल मिल गई थी। मैं उन्हें सरिता मौसी कहकर बुलाती थी। अब सरिता मौसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी कद लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और सबसे हंस बोलने वाली थी। वो देखने से बिल्कुल भी काम करने वाली नहीं लगती थी। सरिता मौसी मेरी मम्मी से काफ़ी घुल मिल गई थी, पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे सरिता मौसी बिल्कुल टूट सी गई और उन्होंने अपना शरीर ख़त्म करने की बात सोच ली। उनका लगाव मम्मी से इतना ज़्यादा था कि मरने के बाद भी मौसी की भटकती हुई आत्मा हमारे घर रोज़ घूमती रहती और अपने होने का एहसास दिलाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल स्टोरी हाउस में। आज की जो घटना है वो घटी है मीता और उनके परिवार के साथ, जब उनके घर में काम करने वाली बाई खुद बन जाती है एक चुड़ैल। तो चलिए सुनते हैं इस घटना को आगे। ये घटना शुरू होती है 2012 के काली पूजा के समय, जब सरिता मौसी हमारे घर काम करने आती थी रोज़ सुबह 6 बजे। हालांकि मेरी मम्मी रोज़ 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, इसलिए दरवाज़ा मैं ही खोलती थी। जब सरिता मौसी काम करते रहती थी तभी मेरी मम्मी आती थी और उनसे बातें करती थी। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चला, लेकिन एक दिन मेरी मम्मी ने ये नोटिस किया कि सरिता मौसी के पीठ पे एक काला सा धब्बा है। और जब उनसे ये पूछा गया कि ये धब्बा किस चीज़ का है, तो उन्होंने बात को बहुत ही अच्छे तरीके से टाल दिया। और कुछ दिन के बाद मम्मी ने ये भी नोटिस किया कि सरिता मौसी के हाथ और बाजू में भी वही काले काले धब्बे से बन चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि उनका खून जमा हुआ है। जब मम्मी ने सरिता मौसी से डांट कर पूछा, अरे सरिता, एक बात बताओ, ये धब्बा जैसा क्या दिख रहा है तुम्हारे गर्दन और हाथों में? तब मौसी डर कर रोने लगी और बोली, मुझे कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं दीदी। कुछ दिनों से मेरे घर के आसपास वो लोग घूमते रहते हैं और मुझे देखकर ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। कल रात तो उन्होंने मेरा हाथ भी दबोच लिया। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, मैं क्या करूँ? मम्मी ने फिर से एक बार सरिता मौसी से उनके हस्बैंड के बारे में पूछा। अरे सरिता, तो तुम्हारे पति कहाँ हैं? ये सारी बातें तुमने उनसे नहीं कही? सरिता मौसी ने जवाब में कहा, नहीं दीदी, वो तो आ ही नहीं पाए हैं, काम से फंस गए हैं। इस बार वो पूजा में भी घर पे नहीं आए हैं, मैं किससे कहूँ? सरिता मौसी के बारे में सुनकर मम्मी भी काफ़ी परेशान थी और इसलिए उन्होंने पापा से ये सारी बातें डिस्कस की। लेकिन पापा 2 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से लौटने के बाद ही वो इस मैटर को देखेंगे। दूसरे ही दिन सुबह सुबह मम्मी फिर से मॉर्निंग वॉक पे निकल गई, जैसे कि वो सुबह के 5 बजे निकलती है। वॉक से लौटते लौटते उन्हें 6:30 बज जाते हैं, लेकिन 6 बजे तक तो सरिता मौसी पहुंच ही जाती है हमारे घर। लेकिन आज क्या हुआ? मैं बेड पे सोई हुई थी और बेल का इंतज़ार कर रही थी ताकि मौसी आए और मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठूं। उसी समय मैंने महसूस किया कि मैं जिस बिस्तर पे सोई हुई थी उसी के ठीक सामने वाली खिड़की से किसी औरत की रोने की आवाज़ें आ रही है। ये आवाज़ किसी औरत की ही थी, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो औरत बहुत दर्द में है। लेकिन गेट तो बंद है।
आखिर अंदर कौन घुसा और मेरे खिड़की के सामने खड़ा होकर कौन रो रही है? मैं इतना सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से डोरबेल बज उठा। मैंने सोचा शायद सरिता मौसी आई होगी। मैं दौड़कर उठी और जाकर दरवाज़ा पे देखने लगी। दरवाज़ा पे एक आईपीस था। आईपीस से जो ही मैंने झांका, मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। वहाँ कोई था ही नहीं। शायद मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा को खोलते ही वहाँ एक बहुत ज़ोर से हवा का झोंका आया और मेरे बालों को छू कर चला गया। मैं वहीं खड़ी होकर सोच रही थी कि ये क्या था। वहाँ दूर गेट के सामने मुझे कोई नज़र आ रहा था। आखिर ये कौन है? शायद ये तो सरिता मौसी है। मैंने जो ही समझा, मैंने मौसी को आवाज़ लगाई, मौसी, वहाँ क्या कर रही हो? अरे अंदर आओ। मैं कुछ सोचती उससे पहले कि मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं है। ये क्या देखा मैंने? क्या ये मेरा वहम था या फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक तो मम्मी के लौटने का भी समय हो चुका था। मम्मी के मॉर्निंग वॉक से लौटते ही मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, आज सरिता मौसी अभी तक काम पे नहीं आई है। मम्मी ने कहा, हाँ, पता नहीं क्यों, इतनी देर तो भला वो कभी भी नहीं करती। उतने में ही मम्मी का फ़ोन बज उठा। पापा ने कॉल किया था और वो शायद सरिता मौसी के बारे में मम्मी से कुछ बोल रहे थे। फ़ोन रखते ही मम्मी रोने लगी। बहुत पूछने पर मम्मी ने रोते रोते कहा, सरिता की कल रात एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है, वो मर चुकी है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। सरिता मौसी के पति भी आए थे हमारे घर, ये पूछने के लिए कि आखिर सरिता मौसी के साथ इतनी दिनों से क्या चल रहा था। मम्मी ने सब खुल के बताया उनसे, पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ इस बारे में पता ही नहीं था। पापा उसी दिन सुबह ही पहुंच गए और उन्होंने सरिता मौसी का केस हैंडल करना भी शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार पापा ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि सरिता मौसी के साथ पहले ज़बरदस्ती हुई थी, फिर उन्हें धक्का मारकर गाड़ी के सामने फेंक दिया गया था। सरिता मौसी की 13वीं की पूजा भी हमने अपने ही घर संपन्न किया था। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ इसी कमरे में है। मम्मी और मुझे दोनों को ही सरिता मौसी के भयानक सपने आते थे। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी मुझे लगा मेरे गालों पे किसी की सांसों की हवा पड़ रही है। जो ही मैंने आंखें खोली, मैंने देखा सरिता मौसी मेरे सामने सिसक सिसक के रो रही थी। उनका चेहरा बहुत ही भयानक था। उनके बदन से लिपटी हुई साड़ी फटी हुई सी थी, आंखों से खून की धारा बह रही थी। वो मंजर बहुत ही भयानक था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मानो मेरे मुंह पे किसी ने सेलो टेप लगा दिया हो। जो ही मैंने चिल्लाया जोर से, सरिता मौसी की रूह वहाँ से गायब हो गई। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन बाद हमारे घर सरिता मौसी के पति आए थे, फिर से उन्हीं के बारे में बातें करने। दरअसल सरिता मौसी के पति घर से दूर रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और वो कभी कभार ही घर लौटते थे। हमारे साथ हो रहे घटनाओं के बारे में मम्मी ने सरिता मौसी के पति से कहा, लेकिन उन्होंने इस बात पे विश्वास करने से मना कर दिया और रोते रोते सरिता मौसी के पति ने कहा, मैं उन बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा। उन्हीं लोगों ने मारा है मेरी सरिता को।
उसके बाद से और बहुत सारी घटनाएं हमारे घर में घटनी शुरू हो जाती है। जैसे कि जब किचन में कोई नहीं रहता तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगती। रात को किसी औरत का साया कभी इस खिड़की तो कभी दूसरे खिड़की से ताक झाँक करती। कभी कभी तो मेरी मम्मी अजीब तरीके से अकेले बैठे बैठे हंसने लग जाती, और जब मैं उनके सामने जाती तो वो मेरी तरफ देखती और बोलती, बीबी जी आप क्या लेंगे, कॉफ़ी या फिर चाय? ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती, क्योंकि सिर्फ सरिता मौसी ही ऐसी थी जो मुझे बीबी जी करके बुलाती थी। अब तो हमें ये पता चल चुका था कि उनकी भटकती हुई आत्मा हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली थी। अब हर दिन हमें डर सताने लगा था। इस आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए मेरी मम्मी ने एक तांत्रिक को घर बुलाया था। उस तांत्रिक के घर में घुसते ही बहुत ज़ोर से तूफ़ानी हवा चलने लगी, जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल शांत था। उस हवा से घर के सारे बर्तन गिरने लगे, लाइट बल्ब्स टूट गए, घर के शीशों में भी दरार आ गई, और थोड़ी थोड़ी देर में सरिता मौसी के रो रो कर सिसकने की आवाज़ें आने लगी। तांत्रिक जी ने ये सब देखते हुए कहा, किसी की रूह को शांति नहीं मिल पाई है मरने के बाद भी। ये जिस किसी की भी रूह है बहुत दर्द में है, और इसे मुक्ति दिलाने के लिए इसके गुनहगारों को सज़ा दिलवानी पड़ेगी, और साथ ही में घर में एक शांति पूजन की भी ज़रूरत है। तांत्रिक जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर वो नाकामयाब रही। सरिता मौसी की आत्मा हमें रोज परेशान करती थी। ना हम सो पाते और ना हम कुछ कर पाते। ये सब कुछ और भी दिन चला। फिर एक दिन अचानक से मैंने पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी, जहां सरिता मौसी के गुनहगारों की सज़ा की खबर छपी थी। पापा ने भी कहा कि उनके डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस वालों ने उन खूनियों को पकड़ लिया है, और अब उनकी सज़ा तो होकर ही रहेगी। ये खबर पढ़ते ही उसी दिन से धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। सरिता मौसी की आत्मा ने अब हमें परेशान करना छोड़ दिया था। शायद उनके गुनहगारों की सज़ा सुनने पर उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। तो ये थी आज की सत्य भूतिया घटना जो मीता के साथ घटी थी। ये घटना आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर स्टोरी हाउस को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की कहानियों का आप मज़ा ले सकें।